बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 25 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। गुज़श्ता रात कुछ अमेजिंग हुआ है और दो बहुत ही बड़ी खबरें हैं, दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन किराम, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में 2,500 तलबा के साथ जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है और तकरीबन ये जो गुफ्तगू थी वो 1.25 घंटा आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए जो कि बड़े लंबे टाइम तक चलते रहे। इनके साथ वहां पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत मेजर जनरल फैसल नसीर, डीजीसी, जिनको इमरान खान अक्सर क्रिटिसाइज भी करते हैं या जिनका नाम भी उन्होंने एफआईआर में लिखवाने की कोशिश की थी, वो भी वहीं पे मौजूद थे। तो वहां पर कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में, रियासत मदीना या रियासत तैयबा के बारे में, 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते, इलेक्शंस कब होंगे, किसको क्यों निकाला, क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या होगा, इसके ऊपर नाज़रीन किराम बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू हुई है। और जो वहां पर गुफ्तगू हुई वो भी नाज़रीन किराम हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखने। सोशल मीडिया के बारे में जनरल आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनने क्या बात की, वो भी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन किराम, इसकी सारी तफसीलात मैंने एक एक, क्योंकि वहां पे जो समर अब्बास थे वो वहीं पे मौजूद थे, तो उन्होंने बजाते खुद इसकी तफसीलात बड़े डिटेल में जाके बताई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये इंतहाई अहम नकात जो बातें जनरल आसिम मुनीर ने की वो भी आपके सामने रख दूं। आपने ये देखना है कि एकदम से अब पॉलिसी तब्दील हो रही है, यूथ के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। कल यानी कि 2 दिन पहले यानी कि परसों, आपको ये याद होगा कि जो डीजीआईएसआई हैं उन्होंने यूथ के साथ इंटरेक्ट किया था और कल के बारे में हमें खबर मिल रही है कि फिर जनरल आसिम मुनीर ने भी यूथ के साथ इंटरेक्ट किया। तो कुल मिलाकर ये इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तफसीलात से आपके सामने रखनी है। गुजारिश ये है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अच्छा नाज़रीन, पहले जरा ये जलसा, चूंकि इसको मैं जल्दी जल्दी से खत्म कर देता हूं और इंपॉर्टेंट खबर फिर जलसे के बाद। और जलसे से भी पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रात गुजरी है, इस रात में जो एक अनोखी चीज हुई है वो ये हुई है कि जावेद हाशमी के घर छापा मारा गया है। जब तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नारे लगाते रहे उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो एक बागी आदमी जावेद हाशमी के नाम से पुकारे जाते रहे और आज जब उन्होंने इमरान खान के हक में बात किया तो साथ ही जावेद हाशमी के घर छापा पड़ गया, घर में तोड़ फोड़ की गई और कुछ उनके रिश्तेदार यानी कि नवासा वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया है। ये अब तक की इत्तलात हैं। अच्छा जनाब, टिकटॉक जलसा और फिर जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। टिकटॉक जलसा नाज़रीन इकराम ये एक बड़ा यूनिक आइडिया था और इसको जो है ना वो अलादीन जो देखते हैं पीटीआई का ये जो टिकटॉक है उन्होंने होस्ट किया। इसके अलावा जो जिब्रान इलियास हैं और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम है, अजहर मिशवानी वगैरह, इन सब ने मिलकर होस्ट किया। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी नाज़रीन इकराम, फेसबुक और यूट्यूब से भी ज्यादा कामयाबी टिकटॉक लाइव पे मिली। हालांकि आपने ये ज़हन में रखना है कि टिकटॉक लाइव को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता पाकिस्तान से, और वहां पर नाज़रीन इकराम ये जो टिकटॉक लाइव हुआ इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब हार्ट रिएक्शंस दिए गए। लाइव एक टाइम पे, मतलब हर वक्त 10,000 बंदे से एक वक्त में हर वक्त 10,000 बंदे से ज्यादा ऊपर बैठकर उसको जो है ना वो लाइव देख रहे थे और रिकॉर्ड टूट गए। मोने सलाई ने तकरीर की, शहबाज गिल ने बड़ी अच्छी बातें की। इसके अलावा जो है ना वो और कुछ अहम तरीन तकरीरें हुई इसके अंदर। जैसे बैरिस्टर सॉरी जो सेनेटर फैसल थे वो भी यहाँ में मौजूद थे। तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया नाज़रीन इकराम। आज तक किसी भी सियासी जमात ने ये नहीं किया जो तरीके से आपने किया। लिहाजा इसके ऊपर मेरे पास बातें मजीद भी करने वाली हैं, लेकिन मैं रोक रहा हूं फिल वक्त उन बातों को क्योंकि दूसरी स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि उसके ऊपर ज्यादा खबरें आपको दूं, तो जरा उसके बारे में सुन लीजिए कि क्या, कौन, कब कब क्या क्या कहां कहां हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम कि ये यूथ के साथ इंटरेक्शन के का फैसला शायद पाक अफवाज ने किया है और इसी सिलसिले के अंदर अब स्टूडेंट के साथ जो है ना वो गुफ्तो शनीद की जा रही है।
आज आर्मी चीफ वहां पे पहुंचे, साथ में वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ थे, और इसके साथ जो तीसरी शख्सियत थी जो कि नीचे बैठी रही, मतलब नीचे से मुराद यह है कि वो मेन स्टेज उन्होंने शेयर नहीं किया, बल्कि वो थोड़ा अलग सिविल सूट में बैठे रहे, और समर अब्बास के मुताबिक उनकी मूछें काफी बड़ी बड़ी हैं, तो उन्होंने उनको ताव भी दिया। यानी कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर जो थे, उनकी पर्सनालिटी जो कि वो जो मिलते हैं वो लोग बताते हैं कि वो मूछों के साथ ज्यादा जो है ना वो लगते हैं, पुरअसर लगते हैं, तो इसलिए इन मूछों का जिक्र जो है ना वो समर अब्बास ने किया, तो वो वहां पे बैठे थे और उन्होंने सारी गुफ्तगू ये सुनी। ये जो गुफ्तगू का आगाज हुआ नाज़रीन किराम, इसमें आर्मी चीफ ने 1 घंटा 15 मिनट बात की, और इसमें उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आयात के बारे में, अब मतलब हर जो भी मौजू शुरू करते थे आयत पढ़ के शुरू की, और अल्लामा इकबाल की शायरी का इसके अंदर जो है ना वो उन्होंने इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने जो बात का आगाज किया वो रियासत तैयबा से किया। उन्होंने मुमासलत बताई कि क्या मुमासलत है पाकिस्तान में और रियासत तैयबा में। उन्होंने कहा जी 2 ही रियासतें बनी हैं, एक पाकिस्तान और दूसरी, जब उन्होंने पूछा कि दूसरी कौन, तो हॉल सारे ने आवाज लगाई रियासत मदीना। इसके ऊपर समर अब्बास कहते हैं जी वो चूंकि इमरान खान रियासत मदीना कहते थे इसलिए पूरे हॉल ने कहा रियासत मदीना। जिसके ऊपर जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा नहीं, गलत, रियासत मदीना नहीं, रियासत तैयबा, क्योंकि मदीना गलत उलाम है, मदीना शहर को कहा जाता है, हालांकि इसका नाम रियासत तैयबा था, और इसे यसरब भी कहा जाता था। ठीक है, तो रियासत तैयबा बनी, वो भी रमजान में बनी, पाकिस्तान भी रमजान में बना, और इसी तरह की मुमासलत जो है ना वो वहां पर भी अल्लाह ताला ने नेमतें बख्श दी, मालामाल कर दिया उसको। देखें, तेल निकल आया सऊदिया से, और ये वो, और पाकिस्तान के अंदर भी 10 खरब डॉलर के ज्यादा से जो है ना वो जखायर मौजूद हैं। 128 अरब डॉलर हमारा कर्जा, और बाकी हम इससे भी ऊपर जो है ना वो जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है, ये उन्होंने कहा। फिर तहजीब और सकाफत की बात हुई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई कि उसके ऊपर कुछ हया होती है, मतलब देखना होता है कि अगर वालदैन से आपने बात करनी है तो उसके अंदर नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कह दें, तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है। वालदैन की मिसाल देके उन्होंने कहा। फिर सोशल मीडिया पे बात हुई, उन्होंने कहा जी ये जो सोशल मीडिया है ये शैतानी मीडिया है, अफरा तफरी फैलाने वाला मीडिया है, केओस फैलाने वाला मीडिया है। और बताया जाता है कि जैसे समर अब्बास बता रहे थे, कम से कम 20 मरतबा मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ सवालों से पहले सोशल मीडिया को मतऊन किया गया। ठीक है, यानी कि कहा गया कि ये एक शैतानी मीडिया है, ये झूठा मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया है। आप सोशल मीडिया देखने की बजाय तहकीक किया करें, जो सुनते हैं उसको ना मान लिया करें। अब नाज़रीन किराम, जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन वो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो एक लड़की ने सवाल किया उठ के कि ये हमारे मुल्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है ये क्यों है। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने कहा कहां है सियासी अदम इस्तेहकाम, इस्तेहकाम है। आपकी बात में समझा नहीं, आप सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद क्या है। तो उन्होंने कहा वो बच्ची बेचारी कंफ्यूज होगी, तो दूसरी ने कहा जी सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद हमारा ये है कि किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको टेन्योर पूरा करने का टाइम नहीं मिलता, 5 साल टेन्योर उनके पूरे नहीं होते। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आप समझा, आप सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया का फिर यहाँ पे जिक्र आया, क्या टेन्योर से मुराद क्या है, कि मतलब किसी को टेन्योर वो पूरा करे, बेशक उसमें मुल्क टूट जाए, उसके अंदर जो है ना वो रियासत को बेच दिया जाए, तो टेन्योर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये कैसे मुमकिन है। तो ऑब्वियसली मुल्क और रियासत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो सियासी इस्तेकाम अदम इस्तेकाम के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे हैं। अगर 20 में से 19 जो हैं वो ठीक हैं, वो और उन्हें कोई मसला नहीं है, तो अगर एक के साथ मसले मसाइल भी हैं तो वो 19 के साथ तो नहीं है ना। यहाँ पर शायद वो इशारा पार्टीज की तरफ कर रहे थे कि बाकी सारा कुछ तो ठीक चल रहा है ना, अगर एक कोई मसला मसाइल अपने साथ बताता है तो ओवरऑल सिस्टम तो जो है ना वो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक और बहुत उन्होंने ये भी कहा कि ये देखिए ना टेन्योर की बात यहाँ पर है, ये अदम एतमाद जो है वो एक आईनी तरीकाकार से आई थी। आप देखिए कि बरतानिया में 1 साल में 3 अदम एतमाद आई, और जो अब आपका हमसाया मुल्क है भारत, वहां पर पता नहीं कितनी बार उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताई, लेकिन वो मेरे पास फिगर लिखी नहीं है, तो उन्हें यानी कि मल्टीपल टाइम्स वहां पर भी अदम इस्तेकाम आ सकता है, आया है। तो इसमें क्या है,
چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 172 کا نمبر اپنا پورا کرتے، لیکن انہوں نے، اور اسمبلی میں رکتے، لیکن انہوں نے باہر نکل کر جو ہے نا وہ احتجاج کرنا شروع کر دی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی. تو ٹینیور والا یہ معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ نے یہ جواب دیا. پھر جناب سی ایم ایچ وغیرہ کی بات ہوئی یہاں پر کہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ آپ سی ایم ایچ اور ایم ایچ بنا دیں ملٹری ہاسپٹل اور سی ایم ایچ. تو آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیں نا پھر وہی بات سوشل میڈیا والی کہ سی ایم ایچ کے اوپر اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر تنقید ضرور ہوتی ہے ایم ایچ کے اوپر، لیکن سارے پاکستانی علاج وہیں سے کروانا چاہتے ہیں. پھر آپ ڈی ایچ اے پہ تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن رہنا وہیں پہ چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے، عرض یہ ہے کہ ہم نے کوئی حکومت پاکستان سے پیسے تو نہیں لیے، مطلب جتنے ہم پیسے لیتے ہیں ان میں سے آدھے تو ٹیکسز کی بعد میں جو ہے نا وہ واپس کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ بنا دیتی. پھر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ٹینیور والی بات کرتے ہیں کیوں نہیں انہوں نے کوئی بھی ہاسپٹل بنوایا. اس کے اوپر سے ہمارا باس کہتے ہیں جی ہال کے اندر ایک مدھوم سی آواز اونچے اوپر سے گونجی، ہیلتھ کارڈ. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ شاید آرمی چیف نے جواب نہیں دیا یا ان تک آواز پہنچی نہیں، لیکن یہ آواز اوپر سے آئی. پھر جناب ایک جو ہے نا وہ ایک سوال ہوا، وہ سوال ہوا وزیر اعظم پاکستان سے. انہوں نے کہا جناب آپ آئین 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 کی بات کرتے ہیں، خود آپ 90 دن کے لیے آئے تھے، 5 مہینے سے بیٹھے ہیں آپ، تو کون سے آئین کی آپ بات کرتے ہیں. اس کے اوپر سوال وزیر اعظم سے ہوا تھا. یہاں پر وہ جو راوی ہیں سمر عباس وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر آرمی چیف نے جواب دیا اور انہوں نے اپنا مائک کھولا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا پھر وہی سوشل میڈیا والی بات. آپ خود پڑھ بھی لیا کریں، تحقیق بھی کر لیا کریں. آپ بتا رہے ہیں کہ آئین کے اندر تو جو ہے نا وہ حلقہ بندیاں بھی آئین کے اندر ہی لکھی ہیں، اور اگر وہ ہو جائیں مردم شماری ہو جائے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ چاروں صوبائی حکومتوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو آپ سوشل میڈیا کم استعمال کریں اور آئین پڑھیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہے. پھر ایک لڑکے نے جی بی سے سوال کیا کہ آپ جی بی کو شناخت کیوں نہیں دیتے. تو اس کے اوپر پھر آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ کس شناخت کی بات کرتے ہیں. جی جو شناختی کارڈ میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے، جس پاسپورٹ پہ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں اسی پاسپورٹ پہ آپ جاتے ہیں. آپ کو کون سی شناخت چاہیے. آپ کے پاس آپ کو 13 روپے کلو آٹا ملتا ہے، مطلب باقیوں سے بہت سستا ملتا ہے. اور جو ہے نا وہ کچھ لوگ کچھ وہاں پر شہر ہیں جو صوبے میں نہیں شامل ہونا چاہتے. تو آپ پڑھیں، تحقیق کریں، آپ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال جو ہے نا وہ ناظرین کرام پوچھا گیا. بہرحال یہ جو 2 سوال تھے کہ یہ جو 90 دن والا تھا اور وہ جو پہلے والا سوال جو سب سے پہلا سوال تھا، وہ بہت بہت امپورٹنٹ تھے. وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات ہوئی. پھر افغانستان اور ایران کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہوئی. تو افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام، بہت امپورٹنٹ ہے جو آرمی چیف نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے لیے ہر ایک شہری کی جو پاکستانی کی سیکورٹی ہے وہ اہم ہے. اور اگلی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے آگے بھی کہا، اب جب ایران کی بات ہوئی انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں بیک سٹیپ کیا تو ہم نے ان کو جواب دیا ہے. اب یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. پھر آپ ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا کے معاملات ایسے ہیں. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان وہ پہلا ملک ہے جو ہمارے خلاف گیا. ٹھیک ہے. اور افغانستان سے 2 بار ہم پر حملہ ہو چکا ہے اور قائد اعظم نے ان پر ایئر فورس استعمال کرنے کا کہا تھا. یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ باتیں بھی جو ہے نا وہ ہوئی تھی. تو مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ صرف ہم سے جو ہے نا وہ ہمارے ہمسائے ناراض ہیں، پوری دنیا کی بات ہے. آپ ریسرچ کریں گے تو جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ملیں گی. تو ناظرین کرام یہ ساری باتیں ہوئیں سوشل میڈیا کے بارے میں. سمر عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ سختیاں، شدید ترین سختیاں سوشل میڈیا پر نظر آ سکتی ہیں اور نظر آ سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کو گھیرا تنگ کیا جائے گا، ٹائٹ کیا جائے گا. اور سوشل میڈیا کو لے کر کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں ہوں گی اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا جو ہے نا وہ آرمی چیف نے قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جھوٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے. تو یہ آج کی ساری باتیں ہوئی ہیں ناظرین کرام. میں نے جس طرح سے انہوں نے سمر عباس نے باتیں کی ساری کی ساری باتیں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جو بھی مطلب نکالنا ہے، جیسا بھی نکالنا ہے، وہ میں نے نہیں کہا، وہ آپ گفتگو سن کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بارے میں کس طرح کی گفتگو ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.